सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक आप 1939 की दुनिया को देखें। बरतानिया उस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर था। बादशाह का सूरज हकीकतन गरूब नहीं होता था। बादशाह की आंख खुलती थी तो इसकी सल्तनत पर कहीं रोशनी काश्त हो रही होती थी। ये सिरहाने पर सर रखता था तो दुनिया के किसी न किसी कोने में सूरज इसकी हुक्मरानी की चौकीदारी शुरू कर रहा होता था। लेकिन फिर सिर्फ 6 साल बाद बरतानिया का सूरज डूब गया। दुनिया के 64 मुल्क बरतानिया के हाथ से फिसल गए। मलका सिमट कर इंग्लैंड तक महदूद होकर रह गई। इसका हुक्म माल के सामने मौजूद फारे पर भी नहीं चलता। बरतानिया के अरूज और इस सवाल की वजह तनाज़े और जंगें थी। बरतानिया ताकत के ज़म में अपनी तमाम कॉलोनियों के तनाज़ों में उलझ गया। इसने आखिर में आलमी जंग छेड़ दी। ये जर्मनी पर पल पड़ा। जर्मनी बरतानिया के मुकाबले में चूंटी था। हाथी चूंटी से लड़ पड़ा। चूंटी का कुछ नहीं गया लेकिन हाथी का बेड़ा गर्क हो गया। अगर आज के हालात को देखा जाए तो तनाज़े और जंगें बरतानिया जैसी ताकतों को भी निगल जाती हैं। हम पाकिस्तान भी दो थे। एक पाकिस्तान 1971 तक था, दूसरा पाकिस्तान 1972 में पैदा हुआ। हम 1971 तक आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क थे। हम उस वक्त तेज़ी से तरक्की करने वाले मुल्कों में भी शामिल थे। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में था। पाकिस्तान का रेलवे दुनिया के बेहतरीन रेलवेज़ में शामिल था। हमारे वापडा को वर्ल्ड बैंक रियासत की गारंटी के बगैर कर्ज दे देता था। 1971 में पाकिस्तान छोटा हो गया लेकिन हमारी 25 साल की क्रेडिबिलिटी भी मौजूद थी। हमने अगले 25 साल इस क्रेडिबिलिटी पर गुजार लिए। हमें इस दौरान अफगान वार के ज़रिए इमदाद और अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने का मौका मिल गया। लेकिन पाकिस्तान पर क्योंकि पंजाबी अशराफिया काबज़ हो चुकी थी, हम पंजाबियों में इदारे बनाने और चलाने की सलाहियत कम होती है। लिहाजा हमने अगले 25 बरसों में हर इदारे को तबाह करके रख दिया। दुनिया की दूसरी बड़ी स्टील मिल हो, PIA जैसा इदारा हो, वापडा हो जो कभी मुल्क की सावरन गारंटी होता था, रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम हो, डैम हो या फिर तालीमी इदारे, हमने तमाम इदारों का जनाजा निकाल दिया। 1977 के मार्शल लॉ और अफगान वार की वजह से अस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा मजबूत होगी। नई सियासी क़यादत के नाम पर कमज़ोर, नालायक, अनपढ़ और करप्ट लोगों को सियासत में ले आए। उधर वकला के धड़े बिजनेसमैनों, सियासी जमातों और मजहबी तंजीमों की पुशपनाही करने लगे। यूँ मुल्क में धौंस धांधली और खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। इस सारी कन्फ्यूज़न और कियास के दौरान 2 नए पावर सेंटर ने जन्म ले लिया। पहली ताकत मजहबी तंजीमें थी और दूसरा मीडिया। ये भी मैदान में कूद पड़े और रही से कसर भी पूरी कर दी। इस सारे खेल के दौरान 2 बुनियादी इदारे कत्ल हो गए। पहला इदारा ब्यूरोक्रेसी था, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। आप आज महकमा सेज से लेकर टैक्स कलेक्शन तक सारे सरकारी इदारे देख लें, आपको कोई एक भी इदारा काम करता दिखाई नहीं देगा। आप दिल पर हाथ रख कर जवाब दें, क्या पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के किसी रुकन का कोई बच्चा इस वक्त सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? क्या ये लोग ट्यूटी का पानी पी रहे हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, सरकारी वकील के ज़रिए अपना मुकदमा लड़ रहे हैं? क्या ये राइफल बरदार गार्ड के बगैर रात के वक्त अपने सरकारी घर में सो सकते हैं? क्या ये सरकारी अद्वियात खा रहे हैं? जी नहीं। क्या इसका मतलब ये नहीं हमारा सारा सरकारी और रियासती निज़ाम दम तोड़ चुका है? हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद अपनी ज़रूरत की गंदम भी उगा नहीं पा रहे। हमसे चीनी, पेट्रोल और अद्वियात भी कंट्रोल नहीं हो रहे। आप आज अदालतों में चले जाएं, मुकदमात का अंबार लगाए। जजेस की तादाद इंतहाई कम है। अस्पतालों को दौरा कर ले, सड़क से ऑपरेशन थिएटर तक मरीज़ ही मरीज़ हैं। तालीमी इदारे, डिग्रियों के प्रिंटिंग प्रेस बन चुके हैं। पाकिस्तान हेपेटाइटिस C में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 52% आबादी ब्लड प्रेशर की मरीज़ है। हम शुगर में चौथे नंबर और TB में दुनिया में 5वें नंबर पर आते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्कों में पोलियो मौजूद है, हम दूसरा मुल्क है। मुल्क में मजहबी मुनाफरत इंतहा को छू रही है। कोई किसी को किसी भी वक्त काफिर कहकर वाजिबुल कत्ल करार दे देता है। रियासत पतली गली से निकल जाती है, लोग अदालतों में कत्ल हो जाते हैं, जज और वकला ज़मीन पर लेट कर जान बचाते हैं। इसके बाद रियासत में कातिल को कातिल कहने की हिम्मत नहीं होती। हमारी पूरी इकॉनमी कर्ज़ों की मरहून मिन्नत है
آج چین سعودی عرب امریکہ ہاتھ کھینچ لے ہمیں FATF بلیک لسٹ میں ڈال دے تو ہم کل ڈیفالٹ کر جائیں گے، لیکن 1971 کا پاکستان اس سے بالکل مختلف تھا۔ صدر بھی ٹونٹی کا پانی پیتا تھا، اس کے بچے بھی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ یہ حقائق خوفناک ہے، لیکن ان حقائق سے بھی زیادہ خوفناک حقیقت یہ ہے، ہم ان حقائق کو حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، دنیا بدل چکی ہے، ہم میں سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے سارے مسئلے ہمارے اپنے پیدا کیے ہیں۔ ہم نے دنیا میں اپنا کوئی ایک دوست نہیں چھوڑا، روس سے لے کر امریکہ تک ہم نے سب کے ساتھ سینگ پھنسا رکھے ہیں۔ ہم اندر بھی لڑ رہے ہیں اور باہر بھی، ہم چڑیا گھر کا ایک ہاتھی نہیں پال سکتے۔ ہم دلی کے لال قلعے پر پرچم لہرانا چاہتے ہیں، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم دنیا میں غیر متعلقہ ہو چکے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا جب سعودی عرب نے بھارت کے آرمی چیف کو سرکاری دورے پر بلایا۔ امریکہ و IC نے کشمیر پر بھارت کا موقف مان لیا۔ ہم یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل چکا ہے۔ ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں ہمارے تنازع کینسر کی طرح کھا رہے ہیں۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، پنجابی ازم سے باہر آئیں، تنازع اور جنگیں ختم کریں، کیونکہ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جنہوں نے برطانیہ جیسی طاقت کا سورج بھی گل کر دیا۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، کہاں کے سورما ہیں، لہٰذا ہوش کریں، آنکھیں کھولیں۔ ایک وقت تھا کہ کوریا، تھائی لینڈ اور مشرقی یورپ کے ملک ہمارے معاشی منصوبوں کی کاپی کرتے تھے۔ ہماری ایکسپورٹ بھی امپورٹ سے زیادہ ہوتی تھی، ہمارے قرضے بھی نہ ہونے کے برابر تھے، لہٰذا ہم اس وقت بھارت کو بھی آنکھیں دکھا لیتے تھے، اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں بھی دھڑلے سے بات کرتے تھے۔ پاکستان کے اندر بھی صورتحال مختلف تھی، بنگالی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، سمجھدار اور مہذب عاجز تھے، یہ اٹھتے ہوئے بھی اپنے قدم زمین سے چپکائے رکھتے تھے۔ یہ پارلیمنٹ میں بھی زیادہ تھے، بیوروکریسی اور بزنس میں بھی۔ ہمارے زر مبادلہ کا 60% مشرقی پاکستان کی پٹسن سے آتا تھا۔ ہماری پولیس اور بیوروکریسی کے ٹرینر بنگالی تھے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آپ 1939 کی دنیا کو دیکھیں، برطانیہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور تھا۔ بادشاہ کا سورج حقیقتاً غروب نہیں ہوتا تھا، بادشاہ کی آنکھ کھلتی تھی تو اس کی سلطنت پر کہیں روشنی کاشت ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ سرہانے پر سر رکھتا تھا تو دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں سورج اس کی حکمرانی کی چوکیداری شروع کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن پھر صرف 6 سال بعد برطانیہ کا سورج ڈوب گیا۔ دنیا کے 64 ملک برطانیہ کے ہاتھ سے پھسل گئے، ملکہ سمٹ کر انگلینڈ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس کا حکم مال کے سامنے موجود فارے پر بھی نہیں چلتا۔